हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड दिस इज द फोर्थ लेक्चर। ये मेरा चौथा लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 3 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस सब्जेक्ट पे एंड दिस इज माय फोर्थ लेक्चर वीडियो। ये मेरा चौथा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि जो पिछले 3 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो जो पिछले 3 लेक्चर वीडियो थे उसमें मैं बहुत डिटेल में आपको बता चुकी हूँ अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन डिटेल में समझा, फीचर्स देखा है, स्कोप समझा एंड ऑब्जेक्टिव। और उसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स होते हैं उनके आगे कौन कौन से फ्यूचर चैलेंजेस हैं। तो ये सब हमने डिटेल में समझा था। ठीक है, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में। एंड लास्ट लेक्चर में मैंने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज जॉब एनालिसिस। तो उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि जॉब एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब हमने डिटेल में समझा था एंड उसका यूजेस देखा था। ठीक, बट लेक्चर काफी लेंदी हो गया था तो उस लेक्चर को मैंने वहीं पे वाइंड अप किया था। एंड ये 2 टॉपिक किए थे पिछले लेक्चर वीडियो में एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीन पे जो अब आपको टॉपिक दिख रहा है ये अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस, तो वैसे तो अगर आपने पिछला लेक्चर वीडियो मेरा देखा है तो आप समझ रहे होंगे कि जॉब एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, डिटेल में पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने बताया था जॉब एनालिसिस क्या होता है। तो जॉब एनालिसिस अगर आपके सामने ये टर्म आए जॉब एनालिसिस तो एक चीज याद रखिएगा, TDR। ठीक है, TDS होता है ना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए, TDR। ये टर्म याद रखिएगा जॉब एनालिसिस से रिलेटेड। जॉब एनालिसिस में बेसिकली वी डू द डिटेल्ड एग्जामिनेशन, वी डू द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द टास्क, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जॉब। कोई भी जॉब को परफॉर्म करने में हमें कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, यानी कौन सी वर्क एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ड्यूटी क्या परफॉर्म करनी है, ड्यूटी यानी कौन सा वर्क सेगमेंट, ड्यूटी बेसिकली कई टास्क को मिला के बनता है ड्यूटी, क्या ड्यूटी परफॉर्म करनी है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ऑब्लिगेशन क्या है। ठीक है, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द टास्क, जिम्मेदारी क्या है, कौन से टास्क को परफॉर्म करने की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इसका डिटेल एग्जामिनेशन किया जाता है किसमें, जॉब एनालिसिस में। ठीक, ऐसे तो नाम से ही समझ में आ रहा है, देखिए जॉब एनालिसिस यानी जॉब प्लस एनालिसिस। किसी भी जॉब को, किसी भी टास्क को डिटेल में एग्जामिन करना, डिटेल में एनालाइज करना, दैट इज जॉब एनालिसिस। ठीक, उस जॉब में क्या टास्क परफॉर्म करना है, क्या ड्यूटी रहेगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ये सबको डिटेल में एनालाइज करना किया जाता है जॉब एनालिसिस में। ठीक, तो ये तो समझ में आ गया था। अब आगे बढ़ते हैं, जॉब एनालिसिस का प्रोसेस क्या है। ठीक, हमने ये तो समझ लिया जॉब एनालिसिस क्या होता है, यूजर्स पिछले लेक्चर में बता दिया। अब प्रोसेस क्या होता है, कैसे करेंगे जॉब एनालिसिस, कैसे जॉब से रिलेटेड जो टास्क है, जो ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनका डिटेल एग्जामिनेशन, इनका डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया कैसे जाएगा। ठीक, तो इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, 5 स्टेप होते हैं जॉब एनालिसिस करने के। ठीक, 5 स्टेप्स होते हैं, तो वही 5 स्टेप डिटेल में आपको समझाऊंगी। सबसे पहला जो स्टेप होता है जॉब एनालिसिस में, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे एनालाइज किया जाता है, यानी एक ओवरऑल पिक्चर क्या लीजिए। ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट जॉब होंगे, डिफरेंट काम होंगे, एक असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोजीशन होगी, एक ऑडिटर की पोजीशन होगी, एक ऑफिस असिस्टेंट की पोजीशन होगी, एक टेक्नीशियन की पोजीशन होगी, प्रोडक्शन मैनेजर की, बहुत सारे जॉब होंगे, बहुत सारी पोजीशंस होंगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, यानी ओवरऑल पिक्चर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल पिक्चर है जॉब की, डिफरेंट जो जॉब है, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जो ओवरऑल जो पिक्चर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की, वो एनालाइज किया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में क्या होता है कि ओवरऑल जो पिक्चर है ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें जो जॉब की जो पिक्चर्स है उसको ओवरऑल एनालाइज किया जाता है। ठीक है, एंड फाइंड आउट किया जाता है द लिंकेज बिटवीन जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल। इस पर्टिकुलर जॉब का और ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, इन दोनों में क्या लिंकेज है, हाउ दिस जॉब इज कंट्रीब्यूटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कैसे ये जॉब कंट्रीब्यूट कर रही है, क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, इसको एनालाइज किया जाता है पहले स्टेप में, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जितनी भी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है,
ठीक है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है, वर्क फ्लो स्ट्रक्चर जो है, वर्क फ्लो समझ रहे हैं ना, वर्क फ्लो यानी कौन किसको काम असाइन करेगा, ठीक है। वर्क फ्लो स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, इन सबको समझा जाता है। ठीक, तो वही है पहला स्टेप, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशन को एनालिसिस किया जाता है जिसमें लिंक फाइंड आउट किया जाता है बिटवीन द जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ठीक है। एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट जॉब्स, यानी कैसे दो जॉब आपस में इंटर रिलेटेड है, क्या इनके बीच में लिंक है, इन सब की स्टडी की जाती है, और कैसे डिफरेंट जॉब जो है कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड द इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी को कैसे ये जॉब मतलब इफेक्ट करते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर इसमें स्टडी की जाती है। तो यही पहला स्टेप है, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज किया जाता है जॉब के पर्सपेक्टिव से। ठीक, ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन टू बी एनालाइज। सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन टू बी एनालाइज, इसका क्या मतलब है कि देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू एनालाइज ऑल द जॉब्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी जॉब्स हैं, J1 J2 J3 जितनी भी जॉब्स हैं, उन सबको एनालाइज करना इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसलिए एक सैंपल क्रिएट किया जाता है। ठीक, रिसर्च मेथोलॉजी भी पढ़ा रही हूँ, तो रिसर्च मेथोलॉजी में बताया था ना, सैंपल, एक सैंपल ऑफ जॉब मतलब क्रिएट किया जाता है। ठीक है, और ये सैंपल ऑफ जॉब क्या होंगे, दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव। सैंपल क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है ना पॉपुलेशन का, तो वही है एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ जॉब है, मतलब इसे क्रिएट किया जाता है और उसको एनालाइज किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है और डिसाइड किया जाता है कॉस्ट और टाइम को ध्यान में रख के। ठीक है, कॉस्ट एंड टाइम कंस्ट्रेंट को ध्यान में रख करके, ठीक है, कॉस्ट एंड टाइम कंस्ट्रेंट को ध्यान में रख करके इस सैंपल, जो सैंपल ऑफ जॉब है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, उसको एनालाइज किया जाता है। तो यही दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डेटा। अब जॉब एनालिसिस करना है तो कैसे करेंगे एनालिसिस को, डेटा भी तो चाहिए, कुछ फिगर्स फैक्ट्स चाहिए जिसके बेसिस पे एनालिसिस किया जाएगा ना। तो तीसरा स्टेप यही है, कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डेटा। ठीक, अब जॉब एनालिसिस डेटा जब कलेक्ट किया जाता है तो थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी रिसर्च डेटा पे डिपेंड करती है ना, डेटा सही है तो रिसर्च सही होगी, उसका रिजल्ट सही आएगा। डेटा गलत हो गया तो क्या होगा, जो आउटकम है, जो रिजल्ट आएगा, वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। तो वही थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब जॉब एनालिसिस डेटा कलेक्ट किया जाए तो दैट डेटा शुड बी रिलायबल, वो डेटा क्या हो, रिलायबल हो। ठीक है, डेटा रिलायबल हो, और वो जिस टेक्निक से कलेक्ट किया जा रहा हो वो एक एक्सेप्टेबल टेक्निक हो। ठीक है, किसी गलत तरीके से वो डेटा ना कलेक्ट किया जा रहा हो। ठीक है, तो ये स्टेप 3 है। स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 है प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। अब इसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर किया जाता है। जॉब डिस्क्रिप्शन देखिए नाम क्या है, वैसे खैर अभी मैं डिटेल में आगे जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ाऊंगी और उसका एक सैंपल भी दिखाऊंगी कि जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या होता है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में बेसिकली देखिए नाम क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी वो चीज जिसमें, वो रिटन स्टेटमेंट जिसमें जॉब को डिटेल में डिस्क्राइब किया जा रहा है। ठीक है, कंटेंट ऑफ जॉब, जॉब का क्या कंटेंट है, ठीक है, डिटेल में बताया जा रहा है कि उस जॉब में क्या ड्यूटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इस सब के बारे में डिटेल में बताया जा रहा है, रिटन स्टेटमेंट में डिटेल में बताया जा रहा है, दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक, ये है स्टेप 4। एंड स्टेप 5 क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन। स्टेप 5 क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब है कि उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए, जॉब स्पेसिफिकेशन भी एक रिटन स्टेटमेंट होता है, उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन, कौन सी स्किल रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो सब लिखी जाती है किसमें, जॉब स्पेसिफिकेशन में। ठीक है, उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए क्या स्किल चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एट्रीब्यूट्स चाहिए, ये सब जॉब स्पेसिफिकेशन में डिटेल में लिखा जाता है। ठीक है, तो दीज आर द वेरियस स्टेप ऑफ जॉब एनालिसिस। तो इस तरीके से किया जाता है जॉब एनालिसिस, किसी भी जॉब को डिटेल में एनालाइज इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, जॉब को एनालाइज इस तरीके से किया जाता है। 5 स्टेप होते हैं, समझ में आ गया ना, एक बार चलिए रिवाइज कर लेते हैं। 5 स्टेप क्या है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज किया। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जो डिटेल में एक ओवरऑल पिक्चर, डिफरेंट जॉब, ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट जॉब है इनकी एक ओवरऑल पिक्चर मतलब देख करके ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस किया जाता है, जिसमें डिफरेंट जॉब के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये पर्टिकुलर जॉब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में कैसे हेल्प कर रहा है, तो ये सब एनालाइज किया जाता है। ठीक, दूसरा स्टेप क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन सिलेक्ट की जाती है, रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन टू बी एनालाइज। ठीक, हम जानते हैं पूरा जो पूरी जॉब्स है उसको नहीं, क्या बोलते हैं कि नहीं एनालाइज किया जा सकता है, इसलिए एक सैंपल
सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, उसे एनालाइज करने के लिए। तीसरा स्टेप है जॉब एनालिसिस का डेटा कलेक्ट किया जाता है। चौथा स्टेप है जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर किया जाता है। अगला स्टेप है जॉब स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो ये 5 सिंपल स्टेप है जॉब एनालिसिस के, ठीक, जॉब एनालिसिस के प्रोसेस के 5 सिंपल स्टेप है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो क्या है, जॉब एनालिसिस का जो डेटा है उसको कलेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे है ना थर्ड स्टेप, कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डेटा, लेकिन ये जॉब एनालिसिस का जो डेटा है वो कलेक्ट कैसे होगा, ये अब हम आगे पढ़ेंगे, राइट। चलिए, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ अपने फर्स्ट चैनल के बारे में। मेरा पहला चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के बारे में, मास्टर क्लास, उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब जनवरी 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास में कवर कर चुकी हूँ। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, ठीक है। और ये अभी तक है, अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, जनवरी 2023 तक। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर शेयर करिएगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे दोनों ही चैनल, अकाउंटिंग मास्टर क्लास और दूसरा चैनल है पूजा सिंह के नाम से, दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और लेक्चर लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, बस और कुछ नहीं होता लाइक करने से, और फिर हम इसी पेस में वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन। आप मेरी गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग जॉब एनालिसिस डेटा। हमने ये तो समझ लिया कि जॉब एनालिसिस करना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है जॉब एनालाइज करना, ठीक है, प्रॉपर्ली एग्जामिन करना, टास्क ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर्ली एनालाइज करना बहुत जरूरी है। बट उसको करने के लिए हमें डेटा चाहिए होगा, ठीक है। अब वो डेटा आएगा कहाँ से, तो बहुत सारे मेथड्स हैं जॉब एनालिसिस डेटा को कलेक्ट करने के, ठीक है। सबसे पहला जो मेथड है दैट इज इंटरव्यू, ठीक है। तो इंटरव्यू जानते हैं हम, इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जो जॉब होल्डर है, ठीक है, और जो सुपरवाइजर है। जॉब होल्डर यानी जो एक्चुअली में जॉब परफॉर्म कर रहा है, और जो सुपरवाइजर है, दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे इंडिविजुअल एक एक करके पूछे जा सकते हैं, ठीक है, 1 to 1 पूछे जा सकते हैं, या फिर ग्रुप में ये इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन क्या है कि इसमें जॉब होल्डर जो है उससे क्यों पूछा जा रहा है, क्वेश्चन उससे क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि जो जॉब होल्डर है ना वो बहुत ज्यादा फैमिलियर होता है जॉब से, क्योंकि वही ये होता है जो एक्चुअली में जॉब परफॉर्म कर रहा होता है। जो जॉब होल्डर होता है वही तो एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन में जॉब परफॉर्म कर रहा होता है। तो जॉब होल्डर से सवाल पूछना तो बहुत जरूरी है उस जॉब से रिलेटेड, कि क्या दिक्कत आ रही है, कितने समय में कितना काम पूरा हो पाता है, ठीक है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है जॉब होल्डर से पूछना बहुत जरूरी है। तो ये सब कैसे पूछा जाता है, इंटरव्यू मेथड से। तो इंटरव्यू मेथड में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जॉब होल्डर से एंड सुपरवाइजर दोनों से, इंडिविजुअल या ग्रुप के फॉर्म में, ठीक। तो ये हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है, एक्सपर्ट्स, जो पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, फैक्ट्री में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जॉब होल्डर है लेकिन जो सीनियर जॉब होल्डर्स है या जो सीनियर मैनेजर्स हैं, ठीक है, उनसे पूछा जाता है। एक्सपर्ट्स मतलब पैनल ऑफ एक्सपर्ट, यहाँ पे जो है उनसे नॉलेज ली जाती है उस जॉब के बारे में, ठीक है। यहाँ पे चाहे इंटरव्यू के थ्रू या जैसे भी, यहाँ पे पैनल ऑफ एक्सपर्ट जो होते हैं, जो सीनियर जॉब होल्डर होते हैं और जो मैनेजर्स होते हैं, उनसे जॉब के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा मेथड हुआ। तीसरा मेथड है डायरी मेथड। तीसरा मेथड क्या है, डायरी मेथड, ठीक है। आपने सुना होगा फैक्ट्रीज में होती है लॉग बुक या कह लीजिए डायरी। जो जॉब होल्डर होता है ना, बहुत सारी फैक्ट्रीज में ऐसा भी होता है कि जो जॉब होल्डर होते हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है कि दे हैव टू मेंटेन अ डायरी, उन्हें एक डायरी मेंटेन करनी है, ठीक है। वो फैक्ट्री में रखी रहती है डायरी, ठीक है, वो डायरी मेंटेन करनी है, या जिसको लॉग बुक भी कहते हैं, लॉग बुक, ठीक है, डेली बेसिस पे, कि वो डेली जो भी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, डेली जो भी जॉब एक्टिविटी कर रहे हैं, वो उन्हें उस डायरी में फिल करना है, ठीक है, उन्हें उस लॉग बुक में फिल करना है। वो लॉग बुक एक जगह रखी रहती है, सारे जो वर्कर्स होते हैं वो एक एक करके आते हैं उस लॉग बुक में, अपना जो डेली का एक्टिविटी है वो वहां पे फिल करते हैं,
ठीक है। तो इससे रिकॉर्ड हो जाता है कि कितना टाइम स्पेंड किया फॉर ईच एक्टिविटी, यानी उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने में कितना समय लगा, इसके बारे में आइडिया लग पाता है। ठीक है। और इस लॉग बुक को एनालाइज करके, इस डायरी को एनालाइज करके जॉब एनालिसिस का डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। तो ये डायरी मेथड भी काफी पॉपुलर है। अगला जो मेथड है जॉब एनालिसिस डेटा कलेक्ट करने का, दैट इज जॉब परफॉर्मेंस। जॉब परफॉर्मेंस, यहाँ पे जो जॉब परफॉर्मेंस, एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ। अगला जो मेथड है जॉब परफॉर्मेंस, यहाँ पे क्या होता है, जो जॉब एनालिस्ट होता है, ठीक है, जो जॉब को एनालाइज कर रहा है, जो जॉब एनालिस्ट है, वो एक्चुअली में जॉब को परफॉर्म करके देखता है। ठीक है, एक्चुअली में वो काम को करके देखता है। ठीक है। और वहां से डेटा कलेक्ट करता है। इससे क्या होता है, इससे उसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है। ये इस केस में क्या होता है, जो जॉब एनालिस्ट है वो किसी से पूछ नहीं रहा है उस जॉब के बारे में, उस जॉब को एक्चुअली में करके देख रहा है कि उस जॉब को करने में क्या दिक्कतें आएंगी, या उस जॉब को करने में कितना समय लग रहा है, क्या एक्टिविटी रिक्वायर्ड है, तो वो करता है इसमें। तो जॉब एनालिस्ट एक्चुअली में जॉब को परफॉर्म करके देखता है। ठीक। बट एक चीज है, जॉब एनालिस्ट जो थोड़ा सा रिस्की जॉब्स होती है, ठीक है, जिसके लिए ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है, रिस्की जॉब होती है, वहां पे जॉब एनालिस्ट ये मेथड नहीं यूज कर सकता है। ठीक। और एक चीज है, ये जो डिफरेंट मेथड्स है, कोई जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर मेथड ही यूज करे, कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड भी यूज किया जा सकता है, यानी एक से ज्यादा मेथड भी यूज किया जा सकता है जॉब एनालिसिस डेटा को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है। चलिए अगला मेथड क्या है, अगला मेथड है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। अगला मेथड क्या है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है, जो जॉब एनालिस्ट होता है ऑब्जर्व करता है वर्कर को। पर्सनल ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जो जॉब एनालिस्ट होता है वो पर्सनली ऑब्जर्व करता है वर्कर को, कि वर्कर किस तरीके से काम कर रहा है, किस क्या काम कर रहा है, ठीक है, टास्क क्या है, किस पेस में काम कर रहा है, किस स्पीड में काम कर रहा है, क्या वर्किंग कंडीशन है, ये सब वो पर्सनली ऑब्जर्व करता है। तो वही है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। अगला जो मेथड है दैट इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर, क्वेश्चनर मेथड। अगला क्या है, क्वेश्चनर मेथड, और ये काफी वाइडली, मतलब काफी यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चनर मेथड। तो क्वेश्चनर मेथड जो है जॉब एनालिसिस डेटा कलेक्ट करने का, इसमें क्या होता है, जो जॉब होल्डर होता है उसको एक क्वेश्चनर दिया जाता है, प्रॉपरली डिजाइंड एक क्वेश्चनर दिया जाता है। ठीक है। और जॉब होल्डर को वो क्वेश्चनर भरना होता है, जो उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर उसमें लिखने होते हैं। ठीक है। तो इससे भी जॉब एनालिसिस के रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है। एंड लास्ट मेथड जो है दैट इज CIT मेथड। आखिरी मेथड जो है, एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ। आखिरी मेथड, इसका नाम है क्रिटिकल इंसिडेंस, और इसको कहते हैं CIT मेथड। CIT मतलब क्रिटिकल इंसिडेंस टेक्निक मेथड। ठीक। तो CIT क्या है, क्रिटिकल इंसिडेंस टेक्निक मेथड है। ये बेसिकली एक क्वालिटेटिव, ठीक है, ये जो मेथड है ना, दिस इज अ क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वालिटेटिव, ये जो मेथड है दिस इज अ क्वालिटेटिव अप्रोच। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, दिस इज अ क्वालिटेटिव अप्रोच टू जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का एक क्वालिटेटिव अप्रोच है। ठीक है। एंड इस मेथड के थ्रू ऑब्टेन किया जा सकता है बिहेवियरल एंड जो स्पेसिफिक जो जॉब है उसके बारे में, उस जॉब से रिलेटेड जो बिहेवियरल फैक्टर्स है, बिहेवियरल एक्सपेक्ट है, उसके रिगार्डिंग भी उसके रिगार्डिंग भी डेटा इसमें कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, जॉब होल्डर से कहा जाता है कि आपको बताने हैं बहुत सारे इंसिडेंट, सेवरल इंसिडेंट जो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किए इस जॉब से रिलेटेड, वो आपको बताने हैं। और इसके थ्रू जो है, जो जॉब एनालिस्ट है वो डेटा कलेक्ट करता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जॉब होल्डर एक्सपीरियंस बताता है कि क्या क्या क्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब कौन कौन से क्रिटिकल इंसिडेंट्स, यानी कौन कौन से, कह लीजिए थोड़े से अलग इंसिडेंट्स रहे इस जॉब से रिलेटेड, कौन कौन से क्रिटिकल कुछ अलग इंसिडेंट्स कौन से रहे, वो जॉब होल्डर बताता है जॉब एनालिस्ट को, और उसके बेसिस पे जॉब एनालिस्ट डेटा कलेक्ट करता है। ठीक है। तो ये थे कुछ, कितने हो गए, 7। तो ये थे कुछ 7 मेथड जॉब एनालिसिस डेटा को कलेक्ट करने के। ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बस हमें मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो लाते रहते हैं। तो प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।